हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्माइल लर्निंग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर सेकंड एनसीईआरटी हिस्ट्री का, जिसका नाम है अखोट का संग्रह से भोजन उत्पादन तक। चलिए डिस्कस करते हैं इसकी कंप्लीट। इसमें से मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगी इंपॉर्टेंट, जो आपको नोट करने हैं, जो आगे जाकर आपको हेल्प करेंगे एनसीईआरटी की बुक कैसे पढ़ते हैं और सीटेट की प्रेपरेशन आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है आरंभिक मानव आखिर इधर उधर क्यों घूमते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में कितने साल रहे, 20 लाख साल पहला रहा करते थे। आज हम उन्हें क्या कहते हैं, अखोट का संग्रह के नाम से जानते हैं। वो ऐसा क्यों करते थे? भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वो क्या करते थे, जंगली जानवरों का जो कि शिकार किया करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। तो इसलिए वो इधर जहाँ उधर वाले स्थान पर जो किया घूमा करते थे। अखोट खास संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसे करने के कोई 4 कारण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ऐसा करने में से कोई 4 कारण थे। पहला कारण क्या था? पहला कारण ये है कि अगर वह एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों फलों जानवरों को खाकर समाप्त कर देते, इसलिए भोजन की तलाश में। तो फर्स्ट पॉइंट जो बनता है वो है भोजन की तलाश में वो इन्हीं दूसरी जगहों पर उन्हें जाना पड़ता था। तो फर्स्ट रीज़न ये हो गया। सेकंड, दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था जानवर अपने शिकार के लिए, मतलब वो शिकार भी किया करते थे, या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी उनके पीछे पीछे जाया करते थे। तो सेकंड रीज़न हो गया कि वो शिकार के लिए इधर उधर जाया करते थे। नेक्स्ट, थर्ड देखिए, तीसरा कारण, पेड़ों और पौधों के फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। तो मौसम जब वेदर जब चेंज हो जाता था तब वो एक जैसा जगह से दूसरी जगह जाया जाता था। ये इसका तीसरा रीज़न हो गया। और चौथा कारण था कि वे पानी के बिना नहीं रह सकते। जहाँ पेड़ पौधे को जीवित रखना संभव नहीं है पानी के बिना, तो पानी झीलों झरनों तथा नदियों में मिलता है। कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में। तो फोर्थ जो कि है रीज़न बनता है वो है पानी की तलाश में। तो इससे ये क्लियर हो गया कि 4 कारण थे उनके इधर उधर घूमने के, तो वो मैंने बता दिए। जो भी मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ प्लीज़ आप इसे नोट करते रहिए, इसी में से क्वेश्चन जो कि बनकर आते हैं। नेक्स्ट है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। पुरातत्ववादियों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिले जिनका निर्माण और उपयोग अखोट खास संग्रह किया करते थे। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए। क्या बनाए, ये इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली बात है कि ये पत्थरों और लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए गए। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी जो कि है बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने किस लिए यूज़ किए जाते थे। ये जो औजार बनाए गए हैं ये यूज़ होते थे फल फूल काटने के लिए, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की शाल जानवरों की खाल उतारने के लिए। और कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार भी बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी और लकड़ियों का उपयोग किस लिए किया जाता था, ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियाँ बनाने और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है पत्थर के औजारों का उपयोग कैसे हुआ। बाएं ओर दिया गया है कि इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। यहाँ पर ये रहा जड़ों को खोदने के लिए। और सेकंड दिया गया, दाएं ओर दिया गया है जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए। तो इस पिक्चर में आप पूरा क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने क्लियर कट दिखाया हुआ है, यहाँ जड़ों से और यहाँ मांस को किस तरह स्टिच किया जा रहा है। नेक्स्ट है रहने की जगह निर्धारित करना।
लाल तरकोने वाले स्थान वह पुरास्थल हैं यहाँ पर अखोड़ खास संग्रह के होने के प्रमाण मिले। इनके अलावा भी कई स्थानों पर अखोड़ खास संग्रह रहा करते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे भी मिले। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था भीमबेटका के बारे में। यहाँ पर आपको क्लियर कर देती हूँ मैं कि मैप जो कि है हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्शन पूछ लिए जाते हैं। ऐसे क्लियर हो जाएगा अब आपको। यहाँ पर दिया गया है भीमबेटका रेड कलर में, आप देख सकते हैं। और महागढ़ दिया गया है, इनाम गांव दिया गया है, करनूल गुफाएं दी गई हैं, ब्रह्मगिरी दिया गया है, हंगसी दिया गया है। तो इस तरह के ये जो कि एक इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो प्लीज़ आप उसे ध्यान से ये नक्शा ज़रूर, मैप ज़रूर देखें। नेक्स्ट देखिए भीमबेटका, आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पुरास्थल पर गुफाएं और कंधारें मिली। लोग इन गुफाओं में इसीलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश और धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। और ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास भी है। कहाँ पर है? नर्मदा घाटी के पास है। देखो फर्स्ट भीमबेटका कहाँ है, ये आपको डायरेक्शन से मैप से पूछ सकता है। सेकंड आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये आधुनिक अब कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश है। और थर्ड यहाँ क्या मिला था, यहाँ गुफाएं मिली। और फोर्थ बन सकता है पॉइंट कि ये किस घाटी के पास है, ये नर्मदा घाटी के पास है। तो ये देखो एक ही पैरे में से 4-5 क्वेश्चन जो कि ये निकल आए, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर पिक्चर पर देख सकते हैं, चूक पत्थर के उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। ये शॉल चित्र यहाँ पर बना हुआ है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर ये चित्र मिले। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण कहाँ की है, ये इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश की है और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में ये मिले। इनमें जंगली जानवरों का बड़ा कुशलता के संजीव चित्रण जो कि है मिले हैं। पिक्चर्स वहाँ पर मिले हैं ये गुफाओं की, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट ये गुफा है जो पत्थरों में से काट कर कैसे गुफाएं बनाई जाती थी, उसका ये एक पिक्चर है, आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है पुरास्थल, उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वह उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर और कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपके आगे जाकर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आग की खोज, ये इम्पोर्टेंट है। आग की खोज कहाँ हुई? वो हुई करनूल गुफा। यहाँ राख के अवशेष मिले। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग जो कि आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए होता था, जैसे प्रकाश के लिए होता था, मांस भूनने के लिए होता था, खतरनाक जानवरों को दूर करने आदि को भगाने के लिए होता था। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है नाम और तिथियों। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्ववादियों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे। आरंभिक काल को वो पुरापाषाण, आरंभिक काल को उन्होंने पुरापाषाण काल कहा। ये दो शब्द पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर से बना है। ये नाम पुरास्थल के प्राप्त पत्थरों के औजार को महत्व बताता है। पुरापाषाण काल जो है 20 लाख साल पहले से 12,000 साल के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन सा? आरंभिक, मध्य और उत्तर। पुरापाषाण युग मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इस काल के दौरान ही घटित हुई। जिस काल के हम परिवर्तनीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी कि मध्यपाषाण युग जो कि है कहा जाता है। इसका समय कब था? 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले से माना जाता है। इसी काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत ज़्यादा छोटे थे। जब मध्य पाषाण युग आया, जब चेंजेस आया इन्वायरमेंट में, तब बहुत छोटे औजार जो कि बनने लग गए थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण के नाम से भी जाना गया है। इन औजारों में हड्डियां और लकड़ी के मट्ठे लगे हंसियां और आरियों जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते हैं। अगले युग की शुरुआत 10,000 साल से पहले हुई,
नवपाषाण युग का नाम दिया गया। तो इस तरह 3 नाम हो गए, पुरापाषाण युग, मध्य युग और नवपाषाण युग। ये तीनों में उन्होंने विभाजित कर दिया। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए, अगले अध्याय में हम इसे पढ़ेंगे जो कि इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए, गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, जिससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गायें जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वह भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतें, प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की बात भी सोचने लगे, और साथ ही साथ इस काल में मछली को एक महत्वपूर्ण स्रोत भी वो बन चुकी थी खाने के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है। अभी तक तो नहीं क्वेश्चन इससे पूछा गया, हो सकता है कि नेक्स्ट पूछा जाए, तो एक एक चीज़ एनसीईआरटी की हमें पूरी ध्यान देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप में उगने लगे थे। शायद महिलाएं, पुरुषों और बच्चों ने भी इन अनाजों को बोझने के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वह ये भी सीखने लगे थे कि ये अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा, और इस प्रकार वह धीरे धीरे कृषक बन गए। कृषक यानी कि किसान बन चुके थे, क्योंकि उन्हें नॉलेज हो चुकी थी कि किस तरह किस मौसम में हमें खेती करनी है और किस मौसम में हमें नहीं करनी। नेक्स्ट है, इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को भी आकर्षित किया, मतलब उन्हें अट्रैक्ट किया, उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था, यानी कि सबसे पहले कुत्ते को बनाया गया। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, देखो सबसे पहले कुत्ता और बाद में भेड़, बकरी, गायें और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने के लिए उन्होंने अट्रैक्टिव किया। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे, ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों पर आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे, और धीरे धीरे वह पशुपालक भी बन गए। तो यहाँ पर आकर वह कृषक भी बने और पशुपालक भी। उन दोनों चीज़ों के बारे में उन्हें नॉलेज हो चुकी थी। नेक्स्ट है बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों को देखभाल करने की बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया। अपनाए गए पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह से वे बसने की प्रक्रिया की दिशा को अपनाए और पौधे और जानवरों को जो कि उसने जानना शुरू किया। उदाहरण के तौर पर जब लोगों ने उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो, मतलब उनको ये नॉलेज होगी कि वैसे पौधे लगाए जान, वैसे जानवर पाले जान जो बीमार होने की संभावना जिनकी कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिसमें बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे, साथ ही जिनकी मजबूत हंडले अनाज के पक्के दाने के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों को बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगने के लिए उन्हें गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों के आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते थे। और मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवर के दांत, सींग भी छोटे होते थे। यहाँ पर पिक्चर में दिया गया है, ये कुछ दांत हैं दिए गए हैं, उसकी पिक्चर दी गई है। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। ये करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में ये आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में से कौन सी है? वो है गेहूं और जौ आते हैं। और सबसे पहले पालतू बनाया गया जो जानवर आता है वो कुत्ता आता है, और बाद में भेड़ बकरी आते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ज़रूर नोट कर रखें। नेक्स्ट है एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, है ना, तो उसका यहाँ पर कोई एक प्रैक्टिकल दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इनमें से कुछ को मैं पॉइंट ही इसमें बताऊंगी। बीज बोने से लेकर फसलों को पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटवाने और जानवरों की चिड़ियों और उनकी सुरक्षा करने सबसे बहुत बड़े ये काम शामिल होते थे। खरपतवार वो होता है जैसे ग्रास, जो छोटा छोटा ग्रास होता है उसे हटा देना, ऐसे हिंदी में इसे खरपतवार जो कि कहा जाता है। इसका मीन ये है, मतलब ये है। जानवरों, चिड़ियों और उनकी सुरक्षा जैसे बहुत काम इसमें शामिल हो चुके थे, मतलब ऐसे भी छोटे छोटे काम वो करते थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग
और उसे बहुत तरह संभाल कर रखना पड़ता था। अनाज को भोजना और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना बहुत ज़रूरी था, इसलिए लोगों ने इसके भंडारण की बात भी सोचने लगी। अब वो अनाज को स्टोर करने के बारे भी सोचने लगे। तो यहाँ पर पूरा प्रोसेस दिया गया है, बीज के रूप में, खाद के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के लिए वो इसका उपयोग करते थे। नेक्स्ट है, इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरी बुनी और फिर ज़मीन में गड्ढा भी खोदा। क्यों? अनाज को स्टोर करने के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते थे जिससे उनकी संख्या बढ़ती थी। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही उनमें से दूध प्राप्त भी हो सकता है, जो एक भोजन का एक अच्छा स्रोत था। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का भी एक तरीका था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पुरातत्ववादियों को शुरुआती कृषक पशुपालक के होने के साक्ष्य मिले। कहाँ पर मिले? यहाँ, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है क्षेत्र है वो है पश्चिमी तौर का क्षेत्र, आधुनिक जो कि ये कश्मीर कहा जाता है, और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में ये पाए गए हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर नोट कीजिए। सबसे पहले ये कहाँ पर पाए गए हैं। वास्तव में ये स्थान कृषक और पशुपालकों की बस्तियां ही थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता था या तो वो गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं और इसी तरह हमें पता चलता है कि हम उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में से बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की पहचान भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्ववादियों को कुछ पुरास्थलों पर झोंपड़ियों और घरों के निशान भी मिले। वो कौन से थे, कहाँ पर मिले? वो मिले बुर्ज होम, जिसे आज कश्मीर के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर लोगों ने गड्ढे के नीचे घर बनाए जिसे गर्तवास कहा जाता था। इनमें से उतरने के लिए जो कि ये सीढ़ियाँ होती थी, इसमें ठंड के मौसम में सुरक्षा जो कि यह मिलती होगी। पुरातत्ववादियों को झोंपड़ी के अंदर और बाहर दोनों के स्थान पर आग जलाने की जगह भी मिली। ऐसा लगता था कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर और बाहर भी खाना पकाते होंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, बहुत सारी जगहों में पत्थर के औजार मिले। इनमें से कुछ कई ऐसे थे जो पुरापाषाण युगीय उपकरणों में भिन्न थे, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग कहा गया, क्योंकि ये उनसे थोड़े अलग थे। इनमें से औजार भी जिनकी धार और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। अखोली और मसूल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पति प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। अखोली और मसूल वो चीज़ है जिसमें हम मसाला कूटते हैं, जो आज भी यूज़ होता है, आपने देखा ही होगा। आज 1000 साल बाद भी अखोली और मखूल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। इसी तरह प्राचीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा और कुछ औजार हड्डियों भी से बनाए गए हैं। यहाँ पर नीचे दिए गए हैं नवपाषाण युग के उपकरण, आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, नवपाषाण युग के पुरास्थलों में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। कभी कभी इन पर जो कि है अलंकार भी किया जाता था। अलंकार का मतलब यहाँ पर कुछ डिज़ाइन किया गया होगा, किसी भी तरह का ऐसे ऐसे करके कोई भी डिज़ाइन जो कि किया गया है। बर्तनों के उपकरण चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, कपास की खेती भी जो कि कर ली। तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि उन्होंने कपड़ा बनाना भी सीख लिया था। ये सारे परिवर्तन हर जगह एक साथ नहीं रहे। ऐसी बात नहीं है कि एक ही तरह कई जगह पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहते थे। इन्हीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती पशुपालन को अपना लिया और बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी आजीविका यानी कि अपनी लाइफ चलाने लगे। नेक्स्ट है, मेहरगढ़ के में जीवन मृत्यु। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें से अब तक बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेहरगढ़,
ये कहाँ पर है? ये ईरान वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दरे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए। नेक्स्ट है, यहाँ भिन्न प्रकार के औजारों की हड्डियाँ मिली। इनमें से हिरन तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ बकरियाँ की हड्डियाँ भी मिली। मेहरगढ़ में इसके अलावा चकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले, जैसे यहाँ पर पिक्चर पर दिया गया है। ये मेहरगढ़ में एक घर बनाया गया है जो कि आयताकार है। प्रयुक्त घर में 4 या सब उससे ज़्यादा कमरे हैं और जिनमें से कुछ संभवत भंडारण का काम भी था। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मृत्यु के बाद समानता मृत्यु के सगे संबंधी और उसके प्रति सम्मान जाते थे और लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जो कि ये जीवन होता है, तो इसलिए कब्रों में मृत्यु के साथ उन्होंने कुछ सम्मान रखा। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली। एक कब्र के एक मृत्यु के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। संबित है कि इसे परलोक में मृत्यु के खाने के लिए रखा गया हो। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेहरगढ़ की कब्र का चरित्र है यहाँ पर। ये जो कि है, ये जो आप कंकाल देख रहे हैं, ये बकरी का कंकाल है और ये एक डेड बॉडी जो कि है पाई गई है। नेक्स्ट है फ्रांस। ये चित्रकारी कहाँ की है? फ्रांस की। अपने एटलस में फ्रांस को ढूंढो। ये चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। यहाँ पुरास्थल में जो खोज की गई है वो लगभग 100 साल पहले एक 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इसी तरह के चित्र जो कि लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल के पहले के बीच में बनाए गए। इनमें कई जानवरों के चित्र मिले। कौन कौन से? जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा, सूअर को गहरे चमकीले रंगों में ये चित्र किए गए हैं। इन रंगों को लोहा ऑक्साइड और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था और ये संभव है कि इन चित्रों को उत्सव यानी कि फेस्टिवल के दौरान किसी अवसर के टाइम जो कि ये बनाए जाते थे और फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले भी कई उन्निष्टम यानी कि कुछ विधियां अपनाई जाती थी। जैसे कि उनकी ये मानता थी कि जब भी कोई शिकार करने जाओ तो एक यज्ञ टाइप कुछ ऐसा करते थे, तब ये चरित्र जो कि है उस टाइम बनाए जाते थे जो कि अच्छे माने जाते थे। नेक्स्ट है एक नवपाषाण पुरास्थल। एटलस में किसको ढूंढो? तुर्की में। आपने एटलस में किसी को नहीं ढूंढना, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि उसने तुर्की के बारे बात की है, तो वो क्वेश्चन में तुर्की के बारे में ही कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। बस आपको यही ध्यान रखना है। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में से एक चताल युग तुर्की है। यहाँ दूर दराज स्थानों में कई चीज़ें लाई जाती थी। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, दूर दराज स्थानों में से चीज़ें लाई जाती थी, वो स्थान कौन सा है? वहाँ ऑप्शन में पूछा जा सकता है हड़प्पा, मेहरगढ़, महानगढ़ या तुर्की। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको सिर्फ ऐसे याद रखना है। यहाँ दूर दराज स्थानों में कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया में से लाया गया एक चमकदार पत्थर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाल सागर की कौड़ियों और भूमध्य सागर की सिप्पियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाला वाहन अब तक विकसित नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लादकर ही लेकर आया करते थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए, तो प्लीज़ आप इसे नोट करते रहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।